हम आज हमारा 26 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार को भुगतान करने का सही कारण है। सरकार द्वारा रक्षा पाठ सब्सिडी या सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए बिल्कुल सही है। प्राकृतिक आपदाओं के बाद लोगों के पुनर्वास के लिए भी सही है। दोनों इसमें सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अभ्यास का नियम यानी कि लॉज ऑफ लर्निंग के 3 नियमों में से एक है। इन नियमों को किसने विकसित किया था? तो ऑब्वियसली हमारा इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने हमारे 3 नियम दिए थे, जिसमें तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी किसी भी कार्य में यदि हम तत्पर रहते हैं तो उसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है परंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तो इसमें रेडीनेस, तत्पर होना जरूरी है। अभ्यास का नियम, बार बार अभ्यास से जल्दी सीखते हैं, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस। तो इसमें 2 मेन टर्म होती है, उपयोग और अनुपयोग। पहले किया काम दोबारा मस्तिष्क में पुनः करना, रिवीजन करके। और अनुपयोग पुनः नहीं करते हैं, मस्तिष्क तो भुला देता है। यानी कि अगर हमें कुछ पसंद आ रहा है तभी हम उसको करते हैं, और अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो ज़बरदस्ती हम उसको नहीं करते हैं। तो इसके अभ्यास का नियम भी इन 2 उपयोग और अनुपयोग पर डिपेंड करता है। हमारा प्रभाव या परिणाम का, सीखते हुए हमारा इफ़ेक्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, तो ये भी हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो हमारा एसआर बॉन्ड मजबूत होता है। जो संतोष होता है तो दोबारा हम उस कार्य को करते हैं, और असंतोष होता है तो हम उस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो इसमें बताना कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कौन सा हमारा करेक्ट है। तो 2005 में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट जो किया था, हमारा बच्चों, विकलांग बच्चों, युवाओं को शिक्षा में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की थी। बिल्कुल सही है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों को उनकी जाति, धर्म, क्षमता आदि के बावजूद शिक्षा सुनिश्चित करता है। इसमें हमारे दोनों ही सही हो जाएंगे, तो बोथ आर हमारे करेक्ट। The National Action Plan for Inclusion in Education of Children and Youth with Disability developed a MHID 2005 के नवंबर में हमें किया था। इन्होंने किया था इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन विद डिसेबिलिटी इन जनरल एजुकेशन सीटिंग फॉर अर्ली चाइल्डहुड टू हायर एजुकेशन। उस टाइम हमारा शिक्षा मंत्रालय को MHID कहा जाता था। तो जो भी डिसेबिलिटी वाला पर्सन है तो उनका चाइल्डहुड से लेकर हमारा हायर एजुकेशन तक उनका डेवलपमेंट हो, एजुकेशन में आगे बढ़े, इसलिए ये बनाया गया था। तो हमारे इसमें पूछा है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के बच्चों के अधिकार में स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्यों के लिए संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि हमें गलत बताना है, जो कि इनकरेक्ट है। टेक कैपिटेशन फ़ी फॉर एडमिशन, प्रवेश के लिए कैपिटल शुल्क लेगी, एडमिशन का जो भी है वो लेगी नहीं, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क यहाँ पर ही लिखा है। प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर टीचर, हाँ, जो इन बच्चों को अनिवार्य, मतलब कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देगी। और डिसाइड द एकेडमिक कैलेंडर, और एकेडमिक कैलेंडर भी डिसाइड करेगी। तो इसमें हमारा 3rd और 3 सही है, और बाकी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारी लोकल अथॉरिटी से जुड़ी हुई धारा हमारी 9 है। धारा 9 में हमारी ड्यूटीज़ ऑफ लोकल अथॉरिटी की बात की गई है। तो धारा 9 के 1 में बताया गया, प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। और परंतु अगर पेरेंट्स या गार्डियन बच्चों को अनएडेड स्कूल में, यानी कि प्राइवेट स्कूल में करवा दे, प्रवेश ले, तो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पर कोई खर्च या रेनबर्समेंट नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी छूट नहीं मिलेगी अगर प्राइवेट स्कूल का है तो। और धारा 9 के बी में हमारी धारा 6 में स्पेशल नेबरहुड स्कूल उपलब्ध कराना। और इसमें धारा 9 के बी सी में यह सुनिश्चित करना है कि जो वीकर वो सेक्शन होता है और जो बिलोंगिंग टू एट डिसएडवांटेज, यानी कि लेबर वगैरह के बच्चे जो हाशिया वगैरह पे होते हैं, के प्रति पक्षपात ना हो, यानी कि बच्चों के प्रति पक्षपात ना हो, ना ही ऐसा हो कि वो प्राथमिक शिक्षा पूरी ना कर पाए, इसका ध्यान रखती है। तो हमारी 9 धारा का डी पॉइंट ये कहता है, आगे ये कहती है कि मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर, जो उसके ज्यूरिस्टिकेशन क्षेत्र में होगा, जैसे
प्रेस्क्राइब्ड हो। और आगे कहता है कि प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक 9C में कि प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, एडमिशन, उपस्थिति या अटेंडेंस और उसे पूरा करने के सुनिश्चित और मॉनिटर करना, यानी कि बच्चों का रिकॉर्ड रखेगा और उसको सुनिश्चित भी करेगा, मॉनिटर भी समय समय पर करता रहेगा। और प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल बिल्डिंग, टीचिंग स्टाफ, लर्निंग इक्विपमेंट, विद्यालय में ये सारी चीज़ों को भी उपलब्ध करवाना धारा 9 में देखा जाता है। धारा 9 का जी पार्ट कहता है कि धारा 4 में स्पेसिफाइड स्पेशल ट्रेनिंग फैसिलिटी उपलब्ध करवाना, ये उपलब्ध करवाता भी है। वो धारा 4 में बोला गया है, पर धारा 9 इसको सुनिश्चित करती है कि ट्रेनिंग फैसिलिटी उपलब्ध हो। इंश्योर गुड क्वालिटी इक्विपमेंट्री एजुकेशन, जो कि कंफर्म करे स्टैंडर्ड, मानक और नॉर्म्स मान जो स्पेसिफाइड है अनुसूची में। और इंश्योर टाइमिंग प्रेस्क्राइबिंग ऑफ करिकुलम और कवरेज टू स्टूडेंट फॉर प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना। और ट्रेनिंग का हमने क्वेश्चन में देखा था। शिक्षा के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना शिक्षकों के लिए, ये भी हमारा उस क्वेश्चन में आया हुआ था। इंश्योर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन टू माइग्रेंट फैमिली, जो इधर उधर चले जाते हैं उन फैमिली को वो करना। मॉनिटर फिक्शनिंग ऑफ स्कूल विद इन इट्स ज्यूरिफिकेशन और डिसाइड द एकेडमिक कैलेंडर, ये भी उसमें लाइन लिखी हुई थी। तो ये सारे होते हैं हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो अभी जो हमने देखा प्रशिक्षण वाला हमारे 9G और 9J में था, और कैलेंडर तय करना जो हमारे 9M में था, धारा M में था। जीन जैक्स रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में नैतिक विकास के त्रिचरणीय योजना को जोड़ा। इन चरणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी और बचपन में यानी कि चाइल्डहुड में शिष्यों पर आवश्यकता का शासन होना चाहिए, यानी नेसेसिटी, बिल्कुल सही है, उसमें बोला गया है। बचपन और यौवन यानी कि चाइल्डहुड एंड पुबर्टी के बीच शिष्यों में उपयोगिता का शासन होना चाहिए, यस बिल्कुल सही है। समस्या समाधान पद्धति में शामिल है, यानी कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या थिंकिंग होगी हमारी? एक लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए, यस लक्ष्य तक पहुंचना है तो समस्या सॉल्व करनी है तो हमें गोल तो सेट करना पड़ेगा। सचेत नियोजित यानी कि चैलेंजेस द फैट डिफिकल्टी थ्रू कॉन्शियस प्लान्ड एंड पर्पसफुल अटैक, यस यानी कि कोई भी दिक्कत वगैरह है तो उसका प्लान करना पड़ेगा कि दिक्कत क्या है हमारी, कॉन्शियसली अवेयर होकर सोचना पड़ेगा, और पर्पस जो भी है उसको देखना पड़ेगा कि किस वजह से नहीं हो रहा है, उसका प्लान करके। तो इसमें दोनों ही हमारे सही आ जाएंगे, तो बोथ आर राइट। महिलाओं और पुरुषों के गुणों के बारे में अक्सर बिना किसी आधार के विश्वासों और उपेक्षाओं का एक साझा लोकप्रिय समूह है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सेक्स स्टेरियोटाइप, यानी कि या जेंडर स्टेरियोटाइप, लैंगिक रूढ़ियाँ। तो सेक्स लिख दिया, यहाँ पे जेंडर भी आ सकता है। तो ये हमारा पॉलिटिकल से रिलेटेड है। तो उससे पहले संविधान भाग 1 में संघ राज्यों और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनकी बात की गई, और भाग 2 में हमारी नागरिकता, किस देश में रहेंगे कौन, तो उस नागरिकों की बात की, सिटीजन्स की बात की गई। और भाग 3 में हमारे मूल अधिकारों की बात की गई, जिससे ये क्वेश्चन है। और इन मूल अधिकारों की चर्चा हमारे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलती है। तो सिंपली हमारा पूछा था कि इसमें मूल अधिकार नहीं है, तो हमारी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, और समता का अधिकार भी है। पर संपत्ति का अधिकार जो पहले था बट बाद में हट गया, क्योंकि लोग अपनी संपत्ति को, मतलब कि अगर गवर्नमेंट को कोई ज़मीन वगैरह चाहिए तो लोग पहुंच जाते थे न्यायालय में कि हमारे मूल अधिकारों का वो हनन हो रहा है। तो बाद में थोड़ा सा देखने के लिए इसको हटा दिया गया, यानी कि इसमें संशोधन किया गया 1978 में, 44वां संशोधन में इसको चेंज कर दिया। और ये अनुच्छेद 31 में इसकी बात की गई थी मूल अधिकारों में, तो इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया, और कानूनी अधिकार में इसको डाल दिया 300 अनुच्छेद 300A में डाल दिया। इसकी बात 300 अनुच्छेद के ए में बात होती है। 1994 में किस शहर में प्लेग का प्रकोप था? तो ये सूरत में हमारा था। तो ये हमारा इल्बर्ट बिल है, जो कि फरवरी 1883 में आया था।
तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि पूर्व स्वतंत्रता भारत में स्वतंत्रता से पहले एक्ट वर्ष का निम्नलिखित कौन सा सही युग्म है। एक्ट यानी कि आर्म एक्ट हमारा 1878 में आया था, बिल्कुल सही है। वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट हमारा नहीं, ये गलत दे रखा है। हमारा अल्बर्ट बिल एक्ट ये हमारा 1883 में आया था, इसमें 90 दे रखा है, तो ये भी गलत है। तो वोट के लिए महिलाओं का संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूत हुआ। इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो दोनों ही कहा जाता है, वुमेन सफरेज मूवमेंट, महिला मताधिकार आंदोलन, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंच, दोनों को कहीं सेम नेम है, आगे देखते हैं। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांसिस, इसको यूनिवर्सल सरफेज या कॉमन सरफेज या जनरल सफरेज नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या गया कि राइट ऑफ वोट टू ऑल अडल्ट्स, सभी को वोट का अधिकार, जो चाहे वो सिटीज़न हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, बिना जेंडर के भेदभाव के, बिना रेस, सोशल स्टेटस, वेल्थ, पॉलिटिकल स्टैंस और एनी सच क्राइटेरिया विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। तो इन सब को छोड़ के मतलब कि इन सभी को हमारे वोट का अधिकार दिया गया। तो जेंडर भी है इसमें, तो इसमें महिलाओं की बात भी आ जाती है। तो अमेरिका में वोट का अधिकार 1920 में मिला और यूरोप में 1928 में मिला। यूरोप के मतलब मेनली इंग्लैंड में, क्योंकि यूरोप तो बहुत बड़ा है। कोल्फ के मॉडल के अनुसार ग्रह अनुभूति के आधार पर अधिगम की शैली डैश हो सकती है, हमारी अपसारी भी हो सकती है और आत्मसात भी हो सकती है, डाइवर्सिंग भी हो सकती है, एसिमिलेटिंग भी हो सकती है। ग्रह अनुभूति मतलब ग्रैप्सिंग एक्सपीरियंस। डेविड कोल्फ ने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर ये वाली बात की है। उन्होंने 4 स्टेटमेंट दिया, CEROACAE, यानी कि जो है हमारा। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम मूर्त अनुभव करते हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस करते हैं, देन उसके बाद हम रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, चिंतनात्मक अवलोकन करते हैं, एंड उसके बाद हम अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, हम अमूर्त अवधारणा बना लेते हैं, देन उसके बाद एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, सक्रिय प्रयोग करते हैं उसका। यहाँ पर जो हमारा स्टाइल होता है वो डाइवर्जिंग अपसारी होता है, यानी कि हम फील करते हैं और वॉच करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम एसिमिलेट करते हैं, अपने अंदर बिठाते हैं, तो वॉच करते हैं, उसके बाद हम उस पर सोचते हैं। और इसमें हम कन्वर्जिंग मतलब कि कन्वर्जिंग अभी सारी थिंकिंग करते हैं, पहले थिंक करते हैं फिर हम उसको करने की सोचते हैं। यहाँ पर हम उसको फिर डू कर भी सकते हैं, कोमेंडेशन वो हमारे अंदर बैठ गया, और उसको फील भी कर सकते हैं। तो ये हमारा गोल्फ का एक्सपेरिमेंटल लर्निंग वाला समझाया गया है कि हम लर्निंग इस टाइप से करते हैं, पहले मूर्त चिंतन करते हैं, चिंतनात्मक अवलोकन करते हैं, फिर अमूर्त अवधारणा बनाते हैं उसके प्रति, फिर सक्रिय प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इसमें हमारी डाइवर्जिंग थिंकिंग होती है, फिर हम उसको एसिमिलेटिंग कर लेते हैं अपने अंदर, देन कन्वर्जाइजिंग, हमारी अभी सारी थिंकिंग भी बन जाती है, फिर अकोमोडेशन, समझ हम उस स्थिति के अकॉर्डिंग बदल भी सकते हैं, तो हम फिर उसको फील भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ सोच सकते थे उसको, यहाँ पर हम उसको फील भी कर सकते हैं। 2 पंक्तियाँ पढ़िए, मतलब कि क्या कहा कि स्कूल के सामाजिक और नैतिक स्वरूप पर जोर दिया। उनका मानना था कि स्कूल को लघु समुदाय या एक भ्रूण समाज के रूप में कार्य करता है, यानी कि मिनिएचर कम्युनिटी या फिर इम्ब्रॉयनिक सोसाइटी कहा जाता है। तो ये जॉन डीवी के अनुसार हमारा कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो जॉन डीवी ने हमारा मिनिएचर कम्युनिटी कहा था हमारे जो भी है स्कूल को। बार बार पलक झपकाना किस दुर्बलता का लक्षण है? तो ये हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट, दृश्य बाधा। तो कौन सी भाषा मुंडा परिवार से संबंधित है? तो हमारी मुंडारी और संथाली दोनों ही हैं, तो बोथ आर करेक्ट आंसर। भारत में बोली जाने वाली भाषा परिवार, तो हमारे 5 प्रकार के भाषा परिवार होते हैं, जिसमें आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, अंडमानी भाषा इस परिवार, इसमें तेलुगु वगैरह आ जाते हैं, और तिब्बती यानी इसमें वर्मन भाषा परिवार, तिब्बती या वर्मन भाषा परिवार, इसमें वर्मा, चीनी, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश आ जाते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, इसमें भारत, बांग्लादेश, चीन और चीन के दक्षिण बॉर्डर वगैरह वाले पार्ट आ जाते हैं।
अधिगम की ह्यूरिस्टिक विधि से संबंधित है। तो ये आएगा हमारा डिस्कवरी मेथड, जो कि ह्यूरिस्टिक विधि हमारी दी थी आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो पर्यावरण शिक्षा डैश का मिश्रण है, पारंपरिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण के प्रति जागरूकता। तो हमारा इसमें तीनों ही आ जाएगा, क्योंकि जो ईवीएस है हमारी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा तीनों का ही मेल जोल से हमारी ईवीएस पढ़ाई जाती है, जो कि 3rd 4th 5th वाले बच्चों को पढ़ाई जाती है। कौन सा सही बताना है इसमें? तो तुलसीदास ने हमारा रामचरितमानस और तुलसीदास जी ने ही हमारी गीतावली लिखी थी, तो इसका सिर्फ ये आंसर आ जाएगा। और मलिक मोहम्मद जायसी ने हमारी पद्मावत लिखी थी, जिस पे मूवी भी बनी। तो हमारा शिक्षण की कई तकनीकों को विकसित करने के लिए लागू किया जाता है। तो इसमें ऑपरेटिव कंडीशनल आ जाएगा, शास्त्रीय अनुकूल में हमारी कई तकनीकों को लागू किया जाता है। तो हिंदी का समाचार पत्र, तो कौन सा समाचार भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो वो था हमारा उद्दंड मातरंड, यानी कि उद्दंड मातरंड। तो ये पहले 30 मई 1826 से कलकत्ता से निकलता था और वीकली बेसिस पे निकलता था। तो आईसीटी टूल्स का उपयोग नहीं करते। तो इस आईसीटी के फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें कक्षा में सीखने की स्थिति बनाना, जानकारी एकत्रित करना, साथियों में प्रसारित करना। तो दोनों ही काम करते हैं। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसका नहीं पूछा तो इसमें ना ही 1 और ना ही 2, यानी कि दोनों ही हमारे सही है। और इसका आंसर हमारा दोनों ही ये सही है। गणित की प्रकृति को सिखाना, हम कंक्रीट और कॉन्सेप्चुअल से भी सीखते हैं और रचनात्मक से भी सीखते हैं। और संज्ञानात्मक विकास के निम्न में कौन सी अवस्था सही है? तो इसमें सिर्फ ये है संवेदनात्मक, यानी कि सेंसरीज वाली बुद्धि संबंधी मोटर गतिविधि। एंड हमारी इसमें ये वाली सही नहीं है, ये जो हम कॉन्क्रीट ऑपरेशन हम 5 से 4 वाली फॉर्मेशनल ऑपरेशनल औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था में करते हैं। तो उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एक्सिक्यूट करता है, यानी कि एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर और इंटरप्रेट करता है। तो वो हमारा यानी कि कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है? सीपीयू होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए सीपीयू।